हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में डाइल्यूट प्रोटेक्शन टू फॉरेस्ट। अब देखिए, एक अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। किसका अमेंडमेंट? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अमेंडमेंट। और एनालिस्ट का मानना है, इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ये अमेंडमेंट अगर हो तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिसके लिए हमने बनाया था उसके प्रोविजंस को डाइल्यूट कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है। अब ये ड्राफ्ट जो है, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन जो है, उन्होंने इसको प्रोक्योर किया किसी तरह से मिनिस्ट्री से, और इसको एनालाइज किया। उसी पे ओपिनियन बेस्ड टॉपिक है, हम डिस्कशन करेंगे। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, अब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 का है उसमें प्रपोज की हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फॉरेस्ट एरिया में बहुत इजीली आ सकते हैं। पहले अभी क्या होता है कि आपको फॉरेस्ट एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है और बहुत सारे क्लियरेंसेस की ज़रूरत रहती है। तो वहीं पे बात हो रही है कि वो क्लियरेंसेस शायद कम हो सकते हैं और ये प्रोजेक्ट्स बहुत ईजिली फॉरेस्ट में शुरू हो सकते हैं। और अगर फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट्स ईजिली शुरू होंगे तो जो हमारा कंजर्वेशन का प्लान चल रहा है, जो पूरी हम प्रोविजंस लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे। कैसे, बहुत डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी तक ये पब्लिक नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस जैसे इस पूरे ड्राफ्ट में लिखा गया है, रेलवेज, रोड्स, ट्री प्लांटेशंस, ऑयल एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट, इन सबको ईजी क्लियरेंसेस देने की बात की गई है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए की प्रोपोजिशंस। लेक्चर क्योंकि थोड़ा लंबा जाने वाला है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं लेक्चर सुनते सुनते, तो यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड कर लिया है कि क्या क्या प्रोपोजिशंस जो हैं वो इस अमेंडमेंट में रखी गई हैं। जैसे कंसेशंस टू सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, एग्जेम्पशंस, यानी जो सर्वे या एक्सप्लोरेशन आपको अगर फॉरेस्ट एरिया में करना हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए, तो यहाँ पे कुछ कंसेशंस देने की बात की गई है। रेलवे रोड अगर फॉरेस्ट के अंदर से गुजरना है उसको एग्जेम्पशंस दी गई हैं। फॉरेस्ट लैंड लीज पे दे सकते हैं। प्लांटेशंस को एग्जेम्पशन दी गई है कि प्लांटेशंस कर सकते हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरिया में। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चेंजेस की गई हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगी अगर कोई भी स्ट्रैटेजिक या सिक्योरिटी प्रोजेक्ट होगा, उसको क्लियरेंस मिलेगी। कवरेज, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजंस दिए हैं उसको लिमिटिंग कवरेज दी जाएगी उनके डिसीजंस पे, थोड़ा डाइल्यूशन रहेगा। और यहाँ पे नो गो एरियाज़ को भी क्रिएट किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। पहली बात, यहाँ पे ये जो प्रपोज़ल है, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि ये फॉरेस्ट का जो लैंड है, जंगलों का जो जगह है पूरी, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या कॉरपोरेशंस को दे सकते हैं। पहले आपको सारी की सारी मैक्सिमम परमिशंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी एम्पावर्ड किया जा रहा है। और अगर ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स फोर्स में आती हैं तो वही जो हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट भी है 1996 का सुप्रीम कोर्ट का गोदावरम केस में, तमिलनाडु का ये केस था, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस। अब देखिए, ये जो केस है इसमें पिटिशन ने, जो पिटिशनर था उसने सिर्फ कहा था कि नीलगिरी में जो इल्लीगल टिम्बर को गिरा रहे हैं उसके खिलाफ उसने पिटिशन जो है, प्ली जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। लेकिन उसके चलते इस केस का नतीजा ये हुआ कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बहुत ज़्यादा कवरेज जो है वो मिल गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली FCA इसी की बदौलत है, उसका कवरेज इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे ये जजमेंट भी डाइल्यूट होगी। अब यहाँ पे जो भी हम डाइल्यूशन की बातें कर रहे हैं कि डाइल्यूट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो मजबूत भी होगा, उसको स्ट्रेंथन करने की भी कोशिश की गई है। जैसे एक पॉइंट है कि फॉरेस्ट आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको एज फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं किया गया है। तो ये एक्सरसाइज पूरी चल रही है कि जितने भी जंगल हैं इंडिया में, फॉरेस्ट लैंड जिसको डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से, उनको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए ये एक्सरसाइज। और दूसरा जो मैंने आपको एक बताया, नो गो एरियाज़, कि कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स
कभी भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर किसी एरिया में बोला कि कोल माइन कभी शुरू नहीं होगी, तो वो कभी भी शुरू नहीं होगी, चाहे आप वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके जाएं या कुछ भी सर्वे एक्सप्लोरेशन कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो नो गो एरियाज़ की भी क्रिएशन की गई है। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये एक आपकी प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है हमारे पास में, जो हमारे देश में डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकती है। ये ट्रीज़ को इलीगल जो गिराते हैं लोग, फालतू में ट्रीज़ को काटते हैं बिना क्लियरेंस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर शिकंजा कसता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। और क्लियरेंस प्रोसेस भी जो है, इसमें गवर्नमेंट का परमिशन और उसके साथ साथ लोकल फॉरेस्ट राइट होल्डर्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ जो हैं, उनका परमिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेंटर के पास पूरी पावर रहती है कि किसी भी इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है या उसको परमिशन भी दे सकते हैं, लेकिन लीगली बाइंडिंग कंडीशंस के साथ। तो ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। और ये 1996 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैंने आपको बताई, जहाँ पे FCA के कवरेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो लेजिस्लेशन है, अगर आप देखेंगे, बहुत ही छोटा सा लेजिस्लेशन है, 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में बताया जाता है कि एक्सटेंट ऑफ ये जो लॉ है कितना एरिया को कवर करता है, कवरेज ऑफ लॉ कितना है, लॉ के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। सेक्शन 2 में बताई गई हैं वो एक्टिविटीज़ जिन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉरेस्ट एरिया में कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। और इस पे फिर आगे के जो बाकी की सेक्शंस हैं उसमें एडवाइजरी कमेटीज़, पावर्स ऑफ रूल मेकिंग, पेनल्टीज़, अगर कोई तोड़ेगा उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हैं। अब आगे देखिए, जो प्रपोज्ड न्यू सेक्शन है, एक नई सेक्शन प्रपोज की है 1A। इन द प्रपोज न्यू सेक्शन 1A डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, ये जो ड्राफ्ट है, कि यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है। सपोज एक फॉरेस्ट एरिया है, ओके, ये वाला एरिया आपका फॉरेस्ट के अंदर आता है, लेकिन साइड पे कोई एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता। अब यहाँ पे इन्होंने ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए काम शुरू किया। अब इनको ड्रिलिंग करते करते फॉरेस्ट एरिया में जाना है, इस कॉरपोरेशन को या कोई भी कमेटी है। अब यहाँ पे जाने के लिए पहले आपको परमिशन चाहिए थी, जब आपको ये फॉरेस्ट एरिया, ओके, फॉरेस्ट एरिया में घुसने के लिए आपको परमिशन चाहिए। लेकिन अब इस प्रोविज़न में कहा गया है कि अगर कोई इस तरह की एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग की एक्टिविटी फॉरेस्ट लैंड के बाहर शुरू होती है और फिर जाते जाते उनको फॉरेस्ट एरिया में जाना पड़ता है, तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस ड्राफ्ट में लिखा गया है। लेकिन एग्जेम्पशन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी हैं यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन एक सेक्शन 2 में यहाँ पे कहता है कि सर्वे, रिकॉनेसेंस, prospecting, exploration और investigation for a future activity in the forest will not be classified as non-forest activity। तो अगर सर्वे या एक्सप्लोरेशन कुछ होना है, इसको नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि FCA कहता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ पे रोक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरह का कोई सर्वे है, उसको प्रायर परमिशन की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर इस तरह का कोई सर्वे या एक्सप्लोरेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में होना है तो ही आपको परमिशन की ज़रूरत है, अदरवाइज परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गेट दिस हियर। अब इसके बाद एक और प्रोविज़न है कि अगर कोई लैंड रेलवेज़ ने रेल लाइन बिछाने के लिए लिया था या कोई रोड जो है जो फॉरेस्ट के बीच में गुजरनी थी, किस एक डेट मेंशन की है, बिफोर 25 अक्टूबर 1980। ये वो दिन है जिस दिन FCA पास हुआ था। जब से FCA आपका पास हुआ उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ। अगर उससे पहले कोई लैंड रेलवे ने ली है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड्स बनाने के लिए ली है तो उसको भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाला जाएगा कि उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि उस जिस चीज़ के लिए वो लैंड लिया गया है उसी चीज़ के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि अगर आपने रेल बनाने के लिए लिया है आप वहाँ पे थर्मल प्लांट बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेलवे लाइन बिछाने के लिए लिया है या रोड बनाने के लिए लिया है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे जिस काम के लिए लिया गया है वही काम होना चाहिए। यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इसके लिए दी हैं कि अगर इस तरह का कोई फॉरेस्ट हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो उतना एफॉरेस्ट्रेशन भी आपको कहीं ना कहीं करना है। तो यहाँ पे कंडीशन भी रखी गई है। ये इस ड्राफ्ट को हम डिटेल में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे एक चीज़ आती है कि फॉरेस्ट लैंड आप प्राइवेट पर्सन को लीज पे दे सकते हैं, कॉरपोरेशन को दे सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन नहीं करती। इस क्लॉज को, ये जो क्लॉज है ये सेक्शन 2 थर्ड पार्ट है एफसीए का, ये ऑलरेडी वहाँ पे था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट कर दिया गया है कि अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लीजेस इशू कर सकती हैं फॉरेस्ट लैंड को विदाउट सेंट्रल अप्रूवल। ओके, कि यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया गवर्नमेंट ओन नहीं करती थी वहाँ पे अगर लीज अगर किसी को देना है तो प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल की ज़रूरत है। ओके, रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो इस चीज़ को काटने के लिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो अथॉरिटी है वो ना रह के स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाए, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए ये यहाँ से पर्पजली इसको डिलीट कर दिया गया है। एक ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, अब सेक्शन 2 में एक नया एक्सप्लेनेशन आया है जो प्लांटेशन ऑफ नेटिव स्पीशीज़ जैसे कि पाम ऑयल बियरिंग ट्रीज़ जो हैं इनको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाता है। ये फॉरेस्ट पर्पस में नहीं आते, पहले आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पस। एफसीए इसीलिए बनाया गया था ताकि हम फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ ना करें, लेकिन यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब आप पाम और ऑयल बियरिंग ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। इस तरह की आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगेन कंडीशन यही है कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन, जहाँ पे आप जंगल के पेड़ काट रहे हैं ऑयल बियरिंग ट्रीज़ और पाम लगाने के लिए, वहाँ पे आपको और ज़्यादा पेड़ जो हैं वो ग्रो करने पड़ेंगे। अब एक और एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2 का, डॉक्यूमेंट्स जो डाउन टू अर्थ को मिले हैं उसमें लिखा गया है कि ट्री प्लांटेशंस और एफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑल टुगेदर। और इस चीज़ में तो कहा कि परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और अब आगे कहा कि अगर कोई एरिया है फॉरेस्ट का जिसको नोटिफाई नहीं किया गया है, उस लैंड को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर वो नोटिफाइड नहीं है, अगर स्टेट एक्सपर्ट कमेटीज़ ये देखती हैं तो उनको बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट किया गया है, वहाँ पे बिल्कुल भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एफसीए ने क्लासिफाई कैसे किया है एक्टिविटीज़ को जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं या फिर जिनको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए कहा जाता है, जैसे कि चेक पोस्ट बनाना, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फेंसिंग, बाउंड्री, ये सब अब फॉरेस्ट क्लियरेंस इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, पहले थी क्योंकि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ थी, लेकिन अब इनको दे डू नॉट नीड अ फॉरेस्ट क्लियरेंस। अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये कहती है कि इसको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला गया है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूज़ एंड सफारीज़ को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, जिन एरियाज़ में गवर्नमेंट मैनेज करती है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं। इसका मतलब इन एरियाज़ में इको टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। जैसे पीछे कुछ एरियाज़ में आप ये चीज़ें नहीं शुरू कर सकते थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। इनको इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है, और फॉरेस्ट वर्किंग प्लान और वर्किंग स्कीम जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। तो ये चीज़ें नई लिस्ट में ऐड की गई हैं। उसके बाद प्रपोज सेक्शन है 2A जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फॉरेस्ट लैंड के लिए जो कि जिनका स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन देगी अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है जिसका स्ट्रैटेजिक या फिर कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं या वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है वो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, तो उसको यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगी। देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन द स्कोप ऑफ दिस टर्म्स, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट लैंड पे चलने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई एग्जाम्पल्स यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं दी गई हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक और प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जो एक नया सेक्शन 2B ऐड करती है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फॉरेस्ट को डिलिनिएट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई डिलिनिएशन जो है वो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पे होगा। इसका मतलब है कि कोई डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पे आपने पहले बोल दिया कि इस एरिया में नेक्स्ट 30 ईयर्स तक कोई भी कोल माइन नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली नहीं बनेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट नहीं शुरू हो सकता। अगर शायद कुछ और इस तरह का प्रोजेक्ट आएगा तो वो शुरू हो सकता है। तो ये चीज़ भी ड्राफ्ट में देखी गई है। अब देखिए गोदावरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, स्टेट्स को डायरेक्ट कहा था कि आप अपनी एक्सपर्ट कमेटीज़ बिठाइए और एक लिस्ट जो है फॉरेस्ट की वो तैयार कीजिए, जिनको अभी तक बहुत सारे हमारे लैंड्स हैं जिनको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ये काम अपना पूरा नहीं किया है। तो अब जो ये प्रपोज सेक्शन है, क्लेम्स टू सीक कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस विद इन अ ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट। तो अब इन्होंने कहा है कि जैसे ही अगर ये अमेंडमेंट जो है ये पास हो जाती है, तो जितनी भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है वो इस अमेंडमेंट के 1 साल के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया कि बहुत सारे लैंड्स को लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ कर दिया गया, क्योंकि हो सकता था कि वो लैंड्स फॉरेस्ट के अंदर आते। तो इस पर भी जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए थे कि स्टेट फॉरेस्ट को इस तरह से नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए डाइवर्ट नहीं करना चाहिए था। और जो लैंड्स वर देन अलॉटेड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, द स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटेड दिस प्रोसेस ऑफ डी रिजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इन 2017। तो स्टेट गवर्नमेंट को तभी कहा कि आपको नोटिफाई करना था एरिया, वो आपको पहले बताना चाहिए था, अदरवाइज आपने ऐसा कैसे किया, डाइवर्ट लैंड आपको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए था। और इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं लिया है और फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट किया गया है, उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। अब इस नई अमेंडमेंट में जो जूस और सफारीज़ हैं उनको भी एग्जेम्पशन मिल रही है कि उनको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के अंडर वाली लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा मुंबई में आरे फॉरेस्ट में एक जू खोलने की बात की जा रही है और एक टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में शुरू करने की बात की जा रही है, जहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि कोई प्रोटेस्ट लीगल हिंड्रेंस ना हो, इन्होंने जू और सफारी को नॉन फॉरेस्ट पर्पस एक्टिविटी में नहीं रखा है, अब उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। तो दैट मीन्स जू और सफारी अब फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर आ सकता है। तो अल्टीमेटली इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकलता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स तो चाहेंगी कि इस तरह का जो लॉ है वो डाइल्यूट होता जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल की हर स्टेप पे ज़रूरत थी उसको बहुत जगह से हटा दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी से। तो अब फ्यूचर में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे मैगजीन्स के ऑथर के द्वारा भी, डाउन टू अर्थ के द्वारा भी लिखा गया है, मिनिस्ट्री को ये जो आंसर्स हैं वो मांगे गए हैं कि इन अमेंडमेंट्स की क्या ज़रूरत थी। तो अगर वो अमेंडमेंट्स आएंगे तो हम इस लेक्चर को भी अपडेट करेंगे मैगज़ीन के आर्टिकल के साथ साथ। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में डाइल्यूशंस हो रही हैं, किन किन चीज़ों को एग्जेम्पशंस मिल रही है, बहुत सी कैटेगरीज हमने डिस्कस की। और मेन चीज़ ये कि काफ़ी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स जो हैं वो रहेंगी। यही था हमारा डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए कोर्सेज़ की। थैंक यू सो मच।